हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है पॉलिटेक्निक की। पॉलिटेक्निक फोर्थ सेम का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। आज हम इस बारे में बात करेंगे हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स होता क्या है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। दोस्त, ये मसला उस समय का ही है जब तुमने पहली बार पढ़ा था एक सब्जेक्ट जिसका नाम था अप्लाइड मैकेनिक्स। जिसका नाम क्या था? अप्लाइड मैकेनिक्स। एक सब्जेक्ट तुमने पढ़ा था अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स के दो भाग होते हैं। पहले भाग का नाम होता है सॉलिड मैकेनिक्स। पहले भाग का नाम क्या होता है? सॉलिड मैकेनिक्स। और दूसरे भाग का नाम होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स के को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। तुमने पढ़ा था एक सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में, मॉस को हम कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मॉस को हम कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। अप्लाइड मैकेनिक्स के दो भाग होते हैं। पहले का नाम है सॉलिड मैकेनिक्स और दूसरे का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। एक बार इसको जान लो, मैकेनिक्स होता क्या है। मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उसके प्रभावों को पढ़ते हैं। मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा होती है, मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु पर लगने वाले बल, किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभावों को पढ़ते हैं कि बल का प्रभाव क्या होगा। वस्तु दो प्रकार की हम सोच सकते हैं कि होती होगी। पहला सॉलिड और दूसरा होता है फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर शॉर्ट में एक बार बता दूं कौन कौन आते हैं। फ्लूइड के अंदर गैसें आती है और फ्लूइड के अंदर द्रव आता है। तुमने बचपन की नॉलेज के अनुसार सुना होगा, बताऊंगा मैं भी इस चैप्टर के अंदर ही बताऊंगा कि क्या स्टेट होती है मैटर की। लेकिन थोड़ा तुम नॉलेज रखते हुए पहले से कि गैस होती है, द्रव होती है, सॉलिड होता है। यदि हम किसी ब्रांच के अंदर, किसी विज्ञान के अंदर, किसी इंजीनियरिंग के अंदर हम केवल उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो सॉलिड है, सॉलिड वस्तुओं पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव का ही अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं सॉलिड मैकेनिक्स। सॉलिड माने होता है ठोस, ठोस यांत्रिकी। इसका नाम क्या होता है हिंदी में? ठोस यांत्रिकी। यानी जब हम किसी ठोस वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो उस यांत्रिकी का नाम होता है सॉलिड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, या हिंदी में कहते हैं ठोस यांत्रिकी। लेकिन मसला यहाँ का है, आज हम यहाँ पूछना चाहते हैं, आज हम किसकी बात करना चाहते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब जब हम किसी वस्तु, कौन वस्तु? फ्लूइड। फ्लूइड को हिंदी में बोलते हैं तरल। जब हम किसी तरल जैसे द्रव, जब हम किसी तरल पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच का नाम ही होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के दो पार्ट है, एक तो सॉलिड मैकेनिक्स, एक फ्लूइड मैकेनिक्स। सॉलिड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? केवल उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। कौन सी वस्तु का? जो ठोस होती है। क्या अध्ययन करते हैं? उन पर लगने वाले बल तथा बल के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? जब हम किसी तरल के ऊपर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। यहां से दो शब्द निकल के आए, एक तो होती है गैस, एक होता है द्रव। और अगर हम केवल गैस पर लगने वाले का प्रभाव का अध्ययन करें और द्रव पर लगने वाले प्रभाव का अध्ययन करें तो यहां से दो ब्रांच पड़ जाती है। पहली वाली ब्रांच का नाम है गैस मैकेनिक्स। इस गैस मैकेनिक्स का दूसरा भी नाम होता है, क्या होता है? कंप्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स। कंप्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स। कंप्रेसिव को बोलते हैं संपीड्य फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स को हिंदी में कहते हैं तरल यांत्रिकी। क्या कहते हैं? तरल यांत्रिकी। दोस्त जुड़ के चलो, फ्लूइड मैकेनिक्स अगेन दो पार्ट में डिवाइड होगी। अरे क्यों होगी डिवाइड? इसलिए डिवाइड होगी क्योंकि फ्लूइड दो है, एक तो द्रव है, गैस है। गैस भी फ्लूइड है, द्रव भी फ्लूइड है। अगर हम केवल गैस की बात करते हैं तो उसको गैस मैकेनिक्स कहते हैं। दूसरे नाम से क्या जानते हैं? कंप्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स। कंप्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स। और इसका एक नाम होता है दूसरा न्यूमेटिक्स, PNUMATICS, न्यूमेटिक्स, जो मैं तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम भी है। यानी न्यूमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है, न्यूमेटिक्स मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम किसी गैस पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव को पढ़ते हैं। गैस पर लगने वाले दाब तथा उसके प्रभाव को पढ़ते हैं, गैस पर। नेक्स्ट आती है किसकी बात? ये इसमें आता है हाइड्रोलिक्स या हाइड्रोमैकेनिक्स। इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोमैकेनिक्स।
हाइड्रो माने होता है द्रव, द्रव मैकेनिक्स, द्रव यांत्रिकी। द्रव यांत्रिकी का दूसरा नाम हाइड्रोलिक्स भी होता है, हाइड्रोलिक्स, DRAULICS, हाइड्रोलिक्स। इसका एक और नाम होता है, जैसे इसका नाम कंप्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसका नाम होगा इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल मतलब असंपीड्य। इसका नाम क्या होगा? असंपीड्य यांत्रिकी। क्या नाम होगा भाई? असंपीड्य यांत्रिकी। एक बार दोबारा सुनो, ये इंट्रोडक्शन है तुम्हारे लिए कि कहां से जन्म हुआ इस चीज का। तुमने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा, सेकंड सेम में, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा यांत्रिकी, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर तुमने वस्तु का अध्ययन करा, वस्तु पर लगने वाले बल, उसके प्रभाव का अध्ययन करा। तो वस्तु तो दो प्रकार की होती है, एक ठोस, दूसरी फ्लूइड। अगर तुम केवल ठोस का अध्ययन करते हो, ठोस वस्तु पर लगने वाले बल और उसके प्रभाव का ही अध्ययन करते हो, तो वो मैकेनिक्स बन जाती है। उसी मैकेनिक्स का नाम बन जाता है सॉलिड मैकेनिक्स। और यदि तुम किसी तरल पर लगने वाले बल, तरल फ्लूइड पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव को ही पढ़ते हो, तो वो टोटल बन जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। लेकिन फ्लूइड दो प्रकार के हैं, एक का नाम गैस, दूसरे का नाम द्रव। यदि तुम केवल गैस की बात करते हो तो शॉर्ट में उसका नाम होता है गैस मैकेनिक्स। यदि गैस पर लगने वाले बल और उसके प्रभाव को पढ़ते हैं, गैस पर लगने वाले दाब और उसके प्रभाव को पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं गैस मैकेनिक्स। उसी को बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स, संपीड्य यांत्रिकी, संपीड्य यांत्रिकी। और उसी को हम न्यूमेटिक्स कहते हैं, उसी को हम वायवीय कहते हैं, उसी को हम वायवीय कहते हैं, न्यूमेटिक्स कहते हैं। और यदि तुम द्रव की बात करो, द्रव पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव को पढ़ो, तो उसको हम हाइड्रोमैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोमैकेनिक्स, द्रव यांत्रिकी कहते हैं, या उसको शॉर्ट में हाइड्रोलिक्स कहते हैं, या उसी को हम इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। हिंदी में कहते हैं संपीड्य, संपीड्य द्रव यांत्रिकी। हिंदी में क्या कहते हैं? संपीड्य, संपीड्य द्रव यांत्रिकी। तो ये है तुम्हारा मसला मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स दो प्रकार की है, सॉलिड और फ्लूइड। इसके दो पार्ट है। हमें जो पढ़ना है, हम यहाँ जाकर पढ़ते हैं, इसके भी तीन पार्ट होते हैं दोस्त। तीन पार्ट कैसे? एक बार सब बच्चे सुनेंगे। इस हाइड्रोलिक्स के भी तीन पार्ट होते हैं, द्रव के भी तीन पार्ट, द्रव मैकेनिक्स के भी तीन पार्ट होते हैं। क्यों होते हैं? सुनो। पहला केस, द्रव रुका हुआ हो सकता है, द्रव रुकी हुई अवस्था में हो सकता है, द्रव विराम अवस्था में हो सकता है, द्रव रेस्ट में हो सकता है, द्रव स्टैटिक हो सकता है। द्रव क्या हो सकता है? स्टैटिक्स। द्रव को रुकी हुई अवस्था में कहूं, द्रव को विराम अवस्था में कहूं, द्रव को रेस्ट में कहूं, या द्रव को स्टैटिक कहूं, बात एक ही है। यदि हम रुके हुए द्रव पर लगने वाले बल, रुके हुए द्रव पर लगने वाले बल और उसके प्रभाव को पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक्स। उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक्स। उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रो मतलब द्रव, स्टैटिक माने स्थितिकी, द्रव स्थितिकी। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? द्रव स्थितिकी। इसको हम द्रव स्थितिकी कहते हैं। यानी जब कोई द्रव रुका हुआ हो और रुकी हुई अवस्था में उस पर लगने वाले बल और उसके प्रभाव को पढ़ें, तो उसी का नाम होता है हाइड्रोस्टैटिक्स। क्या नाम होता है? हाइड्रोस्टैटिक्स। दूसरा शब्द क्या है? यदि द्रव गति अवस्था में हो, यदि द्रव गति अवस्था में हो। गति अवस्था दो प्रकार की होती है, एक तो प्योर मोशन, शुद्ध गति, एक होती है शुद्ध गति, और एक होती है गति। इसको बोलते हैं डायनामिक। क्या बोलते हैं? डायनामिक या डायनेमिक्स बोलते हैं। और इसको बोलते हैं काइनेमैटिक्स, KINEMATICS, काइनेमैटिक्स। यदि हम किसी द्रव की शुद्ध गति में, जब द्रव कैसी गति में हो? शुद्ध गति में हो, उस समय लगने वाले बल और प्रभाव को पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रो काइनेमैटिक्स, हाइड्रोकाइनेमैटिक्स। और यदि कोई द्रव गति में है, गति अवस्था में है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रो डायनेमिक, DYNAMICS, हाइड्रो डायनेमिक। बात समझ में आ रही? एक बार आराम से सुनो, तसल्ली बख्श सुनो और ध्यानपूर्वक सुनो कि हो क्या रहा है। यार, हमने एक बार एक मुद्दा उठाया था कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उसका प्रभाव क्या होता है। एक पूरी साइंस को तुम पढ़ने जाते हो, साइंस के एक पोर्शन को उठा लिया कि केवल उस वस्तु का अध्ययन करो, किस वस्तु पर, जिस वस्तु पर बल लग रहे हो। यानी किसी वस्तु पर लगने वाले बल और जब उसके प्रभाव को ही पढ़ते हैं, तो उसे बोलते हैं मैकेनिक्स। लेकिन यहां से एक बात चयन में आती है कि वस्तु दो तरह की हो सकती है, एक ठोस और एक द्रव और गैस। ठोस को तो हम सॉलिड कहते हैं, लेकिन द्रव और गैस को हम फ्लूइड कहते हैं।
तो अगर मैं केवल किसी साइंस के अंदर, किसी विज्ञान के अंदर केवल सॉलिड का अध्ययन करूं, सॉलिड पर लगने वाले फोर्स और उनके इफेक्ट का अध्ययन करूं, किसी ठोस पर लगने वाले बल और उसके प्रभाव का अध्ययन करूं, तो दोस्त वो बन जाता है सॉलिड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। हमें इसकी बात नहीं करनी, ये तो तुम पढ़ चुके, हमें उसकी बात करनी है। अब यदि किसी फ्लूइड की बात करो तो फ्लूइड दो है, गैस भी फ्लूइड है, वेपर भी फ्लूइड है, यानी वाष्प भी फ्लूइड है और द्रव भी फ्लूइड है। यदि किसी फ्लूइड पर, फ्लूइड यानी तरल, यदि किसी तरल पर, जिससे नई इंग्लिश आती है सुन लेगा, यदि किसी तरल पर लगने वाले बल और उसके प्रभाव का अध्ययन हम करते हैं तो उसी मैकेनिक्स का नाम होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। इसके अगेन दो पार्ट होते हैं, होने ही है दो पार्ट, क्योंकि जब फ्लूइड दो है तो इसके दो पार्ट होंगे। एक तरफ हमने क्या लिखा, गैस, और एक तरफ हमने लिखा द्रव। यदि गैस पर लगने वाले बल, यदि गैस पर लगने वाले बल और उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाती है गैस मैकेनिक्स। उसी को कहते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स, और उसी का नाम होता है न्यूमेटिक्स। उसी का नाम क्या होता है, न्यूमेटिक्स। अगेन दूसरा, यदि हम किसी द्रव पर लगने वाले बल और उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, उसी का नाम हाइड्रोमैकेनिक्स है, उसी का नाम हाइड्रोलिक्स है, और उसी को हम इनकम्प्रेसिबल, असंपीड्य यांत्रिकी या इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। तो यहां से स्टार्ट करना है मुद्दा में, जो इस बुक के अंदर तुम्हें पढ़ना है, इन दो चीजों को पढ़ना तुम्हें, न्यूमेटिक्स और हाइड्रोलिक्स। तुम्हें तरल को पढ़ना, तुम्हें फ्लूइड को जानना, फ्लूइड के व्यवहार को जानना, फ्लूइड पर बल लगने के बाद वो कैसा व्यवहार करेगा, हम उस पर कौन कौन से बल लगा सकते हैं, फ्लूइड की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, फ्लूइड का बहना क्या है, फ्लूइड किस तरह फ्लो हो सकता है, ये हमें जानना है। तो हमें दो ब्रांच पढ़नी है ये, एक तो न्यूमेटिक्स पढ़ना है जिसके अंदर हम गैसीय फ्लूइड का अध्ययन करेंगे, और एक हमें जानना है द्रव, लिक्विड स्टेट का अध्ययन करेंगे। तो हमने यहां पे भी तुम्हें दो बात बताई कि लिक्विड दो तीन तरह का हो सकता है। पहला, लिक्विड रुका हुआ होगा, कोई द्रव रुका हुआ है यार, अगर द्रव रुका हुआ है उस समय हम अध्ययन करते हैं उसका, उस समय उससे लगने वाले बल का अध्ययन करते हैं तो उसका नाम होता है हाइड्रोस्टैटिक्स। और यदि वो गति अवस्था में है तो उसका नाम होता है हाइड्रोडायनेमिक्स। यदि किसी द्रव की गति अवस्था में उस पर लगने वाले बल का अध्ययन किया जाता है, उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, तो उसी ब्रांच का नाम होता है हाइड्रोडायनेमिक्स। और हाइड्रोकाइनेटिक्स क्या होता है, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स होता है यार, कि जब किसी द्रव की शुद्ध अवस्था में, शुद्ध गति अवस्था में उस पर लगने वाले बल और उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो उसी का नाम होता है हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। कोई तुम्हारे से हाइड्रोलिक्स की परिभाषा पूछने लगे, डेफिनेशन पूछने लगे, या तुम खुद अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हो कि हाइड्रोलिक्स क्या है, हाइड्रोलिक्स कुछ नहीं है, यांत्रिकी या मैकेनिक्स की वह शाखा, मैकेनिक्स की वह ब्रांच, यांत्रिकी की वह शाखा, नहीं यांत्रिकी कहते तो विज्ञान की कहो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी द्रव पर लगने वाले बल और उसके प्रभाव को पढ़ा जाता है, उसी का नाम हाइड्रोलिक्स है। एक शब्द कहा द्रव, द्रव पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव को पढ़ा जाता है, उसी का नाम हाइड्रोलिक्स होता है। और न्यूमेटिक्स कोई पूछने लगे तो विज्ञान की वह शाखा या फ्लूइड मैकेनिक्स की वह शाखा, तरल यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गैसीय तरल की, किसी गैसीय तरल पर लगने वाले बल और उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, उसे हम न्यूमेटिक्स या फिर गैस मैकेनिक्स कहते हैं। ये भी तो दो तरह से हो सकते हैं दोस्त, गैस रुकी हुई हो सकती है, चलती हुई हो सकती है, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अगेन, गैस स्टैटिक्स और एक होता है गैस डायनेमिक। एक होता है गैस स्टैटिक्स और एक होता है गैस डायनेमिक। ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन किसके बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में, कि जन्म कहाँ से हुआ। जन्म तो हो चुका था बहुत दिनों पहले, हम इसकी डिफरेंट ब्रांच को पढ़ते भी आ रहे थे, और हमने सारी ब्रांच तुम्हें जोड़ के दिखाई कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं और स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। क्लियरिटी आ गई? एक सेकंड के इसको नोट करेंगे स्क्रीनशॉट लेके। चलिए यहाँ से आगे की बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, इन डेफिनेशन को तुम लिख भी सकते हो सुनकर, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है दोस्त, वो आता है मैटर का। मैटर किसे कहते हैं? मैटर किसे कहते हैं? दुनिया में वे सभी पदार्थ जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है और वे जगह घेरते हैं, मैटर कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ
वे सभी पदार्थ, तुमने सुन रखा होगा पहले भी, वे सभी पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, और एक बहुत मुद्दे की बात, जिनका आभास हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, जिनका आभास हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय मतलब ये आँख, कान, नाक, मुंह जो होते हैं ये इंद्रियों में आते हैं, ज्ञानेंद्रियों में आते हैं। यानी किसी सबस्टांस, किसी पदार्थ का अगर हम आभास कर पा रहे हैं, उसी का नाम मैटर है। यानी कोई पदार्थ अगर स्थान घेरता है, उसमें कोई ना कोई द्रव्यमान है और उसका हम आभास भी कर पाते हैं, उसको फील भी कर पाते हैं, तो उसी का नाम क्या है? मैटर। उसी का नाम क्या होता है? मैटर। कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां से आता है टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप ऑफ मैटर क्या होते हैं? देखो, किसी मैटर को हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं या दो आधार पर बांट सकते हैं। हमारा जो आधार होगा, सबसे पहला आधार होगा अंतरा अणुओं के बीच कार्य करने वाले अंतरा आणविक बल के आधार पर वर्गीकरण। अंतरा आणविक बल के आधार पर वर्गीकरण। पता होता क्या है दोस्त? मान लो हमारा कोई पदार्थ है, पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होगा। इन अणु के बीच एक आकर्षण का बल हमेशा काम करता है। इस आकर्षण बल का नाम होता है अंतराणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है, दो अणुओं के बीच एक बल कार्य करता है, उस बल का नाम होता है अंतराणविक बल। तो अंतराणविक बल किसी पदार्थ के अणुओं के बीच कम काम करता है, किसी पदार्थ के अणुओं के बीच ज्यादा काम करता है, और किसी पदार्थ के अणुओं के बीच अंतराणविक बल बहुत ज्यादा काम करता है। तो अंतराणविक बल कम काम कर रहा, ज्यादा कर रहा या बहुत ज्यादा कर रहा, उसके आधार पर इनको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट का नाम है सॉलिड, इसको हम ठोस कहते हैं। दूसरे का नाम है लिक्विड, इसको हम द्रव कहते हैं। और तीसरे का नाम है गैस, गैस को तो गैस ही कहते हैं। यानी अंतराणविक बलों के आधार पर हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं। ये बात तुम बचपन में पढ़ चुके हो, एक बार मैं भी तुम्हें बताता हूं। हमने कहा सॉलिड उन पदार्थों को कहते हैं जिनके अणुओं के बीच में सबसे अधिक अंतराणविक बल काम करता है। द्रव उन पदार्थों को कहते हैं जिनके अणुओं के बीच में सॉलिड से कम लेकिन गैसों से ज्यादा अंतराणविक बल काम करता है। और गैस हम उन पदार्थों को कहते हैं जिनके अणुओं के बीच में लगभग नगण्य अंतराणविक बल काम करता है, यानी बहुत कम अंतराणविक बल काम करता है। भाई सॉलिड क्या है? जिसके अणु पास पास हो। वे पास पास क्यों हैं? किसी बल के कारण। उस बल का नाम क्या है? अंतराणविक बल। यानी सॉलिड के अंदर जो उसके अणु पास पास बंधे हुए हैं, उसका रीजन क्या है? अंतराणविक बल। गैस की बात करो, गैस तो किसी कमरे में छोड़ दो, एकदम भागनी शुरू हो जाएगी, यानी फैलनी शुरू हो जाएगी, पूरे कमरे को ऑक्यूपाई कर लेगी, यानी उसके अणु दूर दूर हो जाएंगे। अणु दूर दूर होने का मतलब क्या है? कि अणुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, अंतराणविक बल, जो आकर्षण का फोर्स है, वो लगभग नगण्य है। अगर वो होता तो अणुओं को बांध के रखता। ये बेसिक डेफिनेशन तुम बचपन में पढ़ चुके, ये 9th क्लास तक ही वैलिड है। लेकिन तुम अब इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो कुछ तो अलग पता होना चाहिए। ये ठोस, द्रव और गैस की जो डेफिनेशन मैंने भी तुम्हें बोली कि ठोस उन पदार्थों को कहते हैं भाई जिनके अणुओं के बीच में ज्यादा अंतराणविक बल काम करता है। द्रव उनको कहते हैं जिनमें कम करता है, और गैस उन पदार्थों को कहते हैं जिनके अणुओं के बीच में बहुत कम अंतराणविक बल कार्य करता है। ये डेफिनेशन 9th क्लास तक ही वैलिड है। अब देखो हम इंजीनियरिंग में आगे इंजीनियर बनने जा रहे हैं, तो कुछ तो हमें अलग पता होना चाहिए। तो आओ एक बार इसके बारे में कुछ जानते हैं कि किस तरह से डेफिनेशन बनेगी और हमें क्या क्या इसके बारे में पता होना चाहिए। सब बच्चे बोर्ड पे फोकस करेंगे। हमारे पास एक पदार्थ है ठोस, एक पदार्थ है द्रव और एक है गैस। इस मुद्दे को सब बच्चे बोर्ड पे एक बार देखेंगे। टेबल से ही डेफिनेशन याद करा दूंगा। एक बार तुम लोग टेबल को ध्यानपूर्वक देखो, इससे ही डेफिनेशन आने वाली है।
सबसे पहले हम जब किसी मैटर की स्टेट के बारे में जानते हैं, टाइप के बारे में जानते हैं, तो टाइप के बारे में हम देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, उस बात को सुनो। सबसे पहले हम देखेंगे अंतरा आणविक बल कि अंतरा आणविक बल कितना है। आओ देखो बोर्ड पे एक बार, ठोस किसे कहते हैं जिनमें अंतरा आणविक बल सबसे ज्यादा आई हो। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनमें अंतराणविक बल सबसे ज्यादा होता है। अंतराणविक बल एक बार फिर बता रहा, दो अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को अंतराणविक बल कहते हैं। क्लियरिटी आ गई? तो ठोसों में अंतराणविक बल सबसे ज्यादा होगा, द्रवों में अंतराणविक बल कम होगा और गैसों में अंतराणविक बल बहुत कम होगा। दूसरा आता है शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, आकार और आकृति। इसका नाम क्या है? आकार और आकृति। आकार और आकृति के आधार पर देखो, मेरे पास ये ठोस मार्कर है, इस मार्कर की आकृति डेफिनेट है, निश्चित है, बदल नहीं रही। कहीं भी रख दो उसको, इसकी आकृति यही रहेगी क्योंकि ये ठोस है। तो ठोस का जो आकार और आकृति होती है वो दोस्त निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित। द्रव की बात करिए एक बार, द्रव का जो आकार है, द्रव की जो आकृति है वह अनिश्चित होती है। द्रव का आकार और आकृति क्या होती है? अनिश्चित। क्यों भाई? किसी बर्तन में डाल के देखो द्रव को, उसी को ऑक्यूपाई कर लेगा। गैस की भी क्या होती है? अनिश्चित। आते हैं आयतन में, आयतन में आते हैं। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम माने होता है दोस्त आयतन। सॉलिड का वॉल्यूम निश्चित होता है, निश्चित। किसी सॉलिड का वॉल्यूम निश्चित होता है। मान लो मेरे पास धातु का बना कोई बर्तन है और बर्तन 2 लीटर का है, 2 लीटर का रहेगा। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है निश्चित होता है। द्रव का वॉल्यूम भी निश्चित होता है, द्रव का आयतन भी निश्चित है। मान लो मेरे पास 2 लीटर पानी है, उस पानी को तुम एक टब में डाल दो, बड़े बर्तन में डाल दो, तो 2 लीटर ही रहेगा, लेकिन पानी की शेप चेंज हो जाएगा। अगर पानी को बोतल में भर देंगे तो पानी बोतल का आकार ग्रहण कर लेगा, यानी आकार तो अनिश्चित होगा लेकिन पानी रहेगा 2 लीटर ही। तो इसका आयतन भी क्या होता है? आयतन भी निश्चित होता है। लेकिन गैसों का आयतन भी अनिश्चित होता है। कोई पूछने लगे क्यों? क्योंकि मान लो मेरे पास 1 लीटर के बर्तन में गैस भरी है, तो फिलहाल गैस का आयतन 1 लीटर है। अगर मैं उस गैस को इस खुले कमरे में छोड़ दूं तो वो गैस पूरे कमरे में फैल जानी है, तो गैस का जो आयतन अब होगा वो कमरे के आयतन के बराबर होगा। तो गैस का कोई आयतन निश्चित नहीं होता है। तुमने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा या तुमने मोस में पढ़ा होगा एक कंसेप्ट, इसको जरा हटा देते हैं। एक कंसेप्ट तुमने पढ़ा होगा, कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव, टेंसाइल लिखते हैं पहले, टेंसाइल, टेंसाइल फोर्स। एक होता है कंप्रेसिव, कंप्रेसिव, और एक होता है शेयर, शेयर फोर्स। जिसको हिंदी में सुनना सुन लेगा, इसका नाम होता है तनाव बल। इसका नाम क्या होता है? तनाव बल। इसका नाम होता है संपीड़न, संपीड़ीय बल, दबाव बल। इसका नाम होता है कर्तन बल। इसका नाम क्या होता है? कर्तन बल। अब बात करते हैं, कोई भी सॉलिड होगा, उस सॉलिड को हम खींच भी सकते हैं। मान लो मेरे पास ये मार्कर है या रबड़ है, रबड़ को हम खींच सकते हैं क्योंकि वो सॉलिड है। मार्कर पे हम इस तरह खिंचाव बल लगा सकते हैं, यानी मार्कर खिंचाव बल को सहन कर सकता है। मान लो मेरे पास कोई धातु का बना तार है, उस तार को हम खींचकर उसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं, यानी उस तार ने क्या करा, उस धातु के तार ने क्या करा, इस टेंसाइल फोर्स को सहन करा, इस टेंसाइल फोर्स को सहन करा, यानी तनाव बल सहन करने की क्षमता होती है इनमें। मान लो मेरे पास कोई सॉलिड है, सॉलिड गेंद है, मान लो कोई सॉलिड गेंद है, बॉल है, इसको हम दबा सकते हैं। ये दब सकता है। क्यों दबेगा? क्योंकि यो कंप्रेसिव लोड को, संपीड़ीय लोड को, कंप्रेसिव लोड को ये सहन कर सकता है। और शेयर का मतलब तुम समझते हो, इसको हम कट भी कर सकते हैं, झुका भी सकते हैं, ये शेयर फोर्स को भी सहन कर सकता है। बात आती है द्रव में। द्रव का मसला क्या है? द्रव वो स्टेट होती है दोस्त जो टेंसाइल फोर्स को सहन नहीं करता, परंतु एक स्पेशल केस होता है पृष्ठ तनाव का। क्या होता है? पृष्ठ तनाव का। तुमने सुना होगा छोटी क्लास में, 12वीं क्लास में ये बात तुमने सुनी होगी, या तुमने अपने पॉलिटेक्निक के कोर्स के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ा था फिजिक्स, फिजिक्स में तुमने सुना होगा पृष्ठ तनाव। यानी मान लो कोई द्रव है, द्रव किसी बर्तन के अंदर भरा हुआ है, बर्तन के अंदर भरे हुए द्रव का जो पृष्ठ होगा, ये पृष्ठ हमेशा एक तनाव फील करता है, उस तनाव का नाम है पृष्ठ तनाव।
यानी टेंसाइल फोर्स को द्रव सहन करेगा केवल और केवल किस स्थिति में, इफ एंड ओनली इफ, किस स्थिति में, परस्पर तनाव की स्थिति में। कौन सी स्थिति में? परस्पर तनाव की स्थिति में। बाकी वो टेंसाइल फोर्स को सहन नहीं करता। ऐसा नहीं है मान लो द्रव पड़ा हुआ मैं उसको खींच के यहाँ ले आऊं, क्योंकि द्रव पकड़ में ही नहीं आएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो टेंसाइल फोर्स को यानी तनाव बल को सहन करता है कब? केवल और केवल जब परस्पर तनाव की स्थिति आती है। नेक्स्ट आता है कंप्रेसिव। किसी द्रव को हम हाथ में पकड़ के दबा सकते हैं क्या? मान लो हमारे पास कोई बॉल है, हमारे पास मार्कर है, मार्कर को हम दबा सकते हैं, बोतल को हम दबा सकते हैं, हम इस बोर्ड को दबा सकते हैं, दीवार को फोर्स लगा के दबा सकते हैं, फील कर सकते हैं कि दब रहे हैं, लेकिन द्रव को तो नहीं कर सकते कि द्रव को मैंने हाथ में लिया और दबा दिया। यानी वो कंप्रेसिव लोड को सहन नहीं करता, कंप्रेसिव बल को सहन नहीं करता। लेकिन एक स्थिति है जब वो सहन करता है, कब? जब उसको हम किसी बंद वसल्स के अंदर पैक कर देते हैं, यानी किसी बर्तन के अंदर बंद कर देते हैं। यानी ये कंप्रेसिव फोर्स को भी सहन करता है कब? जब किसी बंद बर्तन में घिरा हो, जब किसी बंद बर्तन में घिरा हो। यानी द्रव सहन करता है कब? जब किसी बंद बर्तन में घिरा हो। और ये शेयर फोर्स को भी सहन करता है कौन? द्रव। ये शेयर फोर्स को भी सहन करता है कौन? द्रव। अब इस बात को समझो, शेयर फोर्स को कैसे सहन करता है। मान लो हमारे पास ये पाइप है, इस पाइप के अंदर द्रव भरा हुआ है। बात समझो, इस पाइप के अंदर द्रव भरा हुआ है और ये पाइप, ये हमारी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, यह हमारा एक पृष्ठ है, भूमि है। भूमि से सिरे की ऊंचाई भी 10 है, इस सिरे की ऊंचाई भी 10 है। इसके अंदर यहाँ पानी भरा हुआ है, तो पानी यहीं रुका रहेगा, फ्लो नहीं करने का। यदि हम इस पाइप को थोड़ा तिरछा कर दे, पाइप को ऐसा कर दे, इस कंडीशन में लेकर आ जाए पाइप को, तो ये इसके अंदर का जो द्रव है वो यहाँ को बहना शुरू हो जाएगा, फ्लो करना शुरू हो जाएगा। जब पाइप सीधी अवस्था में था तो द्रव बह नहीं रहा था। जब पाइप को मैंने तिरछा करा तो इसका मतलब तिरछा करने के बाद कोई ऐसा बल पाइप के अंदर पैदा हुआ जो इसको नीचे की ओर लेकर आ रहा है, जो इसको बहने के लिए मजबूर कर रहा है, जो इसको फ्लो कराने के लिए जिम्मेदार है। एक बार दोबारा, पाइप हॉरिजॉन्टल स्टेट में है तो इसके अंदर पानी रुका हुआ है, बह नहीं रहा। जैसे हमने पाइप को थोड़ा तिरछा करा तो तिरछा करते अंदर का पानी बाहर आना शुरू हुआ। पहले पानी आ नहीं रहा था, अब आ रहा है। पहले क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि कोई ऐसा बल नहीं था जो उसको लाने के लिए बाध्य हो। अब की बार जैसे हमने पाइप को तिरछा करा तो इसका मतलब इसके अंदर कोई ऐसा फोर्स पैदा हुआ जो इसको फ्लो कराने के लिए जिम्मेदार होता है, और वो फ्लो कराने वाले फोर्स का नाम होता है शियर फोर्स या कर्तन बल। एक लाइन तुम ये याद करना, जीवन में कोई तुम्हारे से पूछने लगे ना ये बात कि द्रव का प्रवाह, किसी द्रव का प्रवाह किसके कारण होता है? केवल और केवल कर्तन बल के कारण होता है। किसके कारण? कर्तन बल या शियर फोर्स के कारण होता है। शियर फोर्स के कारण होता है, क्योंकि शियर फोर्स ही द्रव के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। ना तो ये इसको सहन करता, ना तो ये इसको सहन करता और ना ही इसको सहन करता, ना तो ये टेंसाइल को सहन करता। कोई गैस की टेंशन दे सकते हैं क्या हम? गैस, ये गैस यहाँ पे मौजूद है, हवा, इसको मैं पकड़ के ऐसा खींच थोड़ी सकता हूँ, ये फील ही नहीं करेगी इस चीज को। यानी ना तो उसमें टेंसाइल फोर्स होता, ना तो गैस तनाव बल को सहन करती, ना गैस कर्तन बल को सहन करती। गैस केवल दबाव बल को ही सहन करती है, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है। कब? जब गैस को मैं किसी बर्तन के अंदर बंद कर देता हूँ। जैसे इंजनों में तुमने देखा होगा, गैस, ये सिलेंडर में लगी हुई पिस्टन के अंदर क्या भरी हुई है? गैस। हम पिस्टन से इसको गैस को दबा सकते हैं। कब? जब गैस इस बर्तन के अंदर बंद हो। अगर गैस सिलेंडर से बाहर होगी तो फिर हम उसको दबा नहीं सकते। यानी गैस दबाव बल को कब सहन करेगी? गैस दबाव बल को केवल तभी सहन करेगी कब? जब वो किसी बंद बर्तन के अंदर घिरी हो। कब? जब किसी बंद बर्तन के अंदर घिरी हो। ये है हमारा मैटर। अगर मैं टेक्निकल आदमी हूं तो मुझे इतनी बात पता होनी चाहिए। तो यहां से बनती है सॉलिड की परिभाषा, कि ठोस की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होगी। कोई तुम्हारे से पूछेगा तो ठोस के बारे में तुम क्या बताओगे? ये मत बताना कि किसी ऐसा पदार्थ जिसके अणुओं के बीच ज्यादा बल काम करता है, ना, ये बताना है कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के बीच अंतराण्विक बल सबसे अधिक काम करता है। उनका आकार और आकृति निश्चित होता है, उनका आयतन भी निश्चित होता है, तथा वे तनाव बल,
संपीडीय बल, दबाव बल और कर्तन बल तीनों बलों को सहन करते हैं। वे पदार्थ जिनके अंतराण्विक बलों का मान ज़्यादा होता है, जिनका रूप और आकार निश्चित होता है, जिनका आयतन भी निश्चित होता है, जो टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स और शेयर फोर्स तीनों को सहन कर सकते हैं, उन पदार्थों को हम ठोस कहते हैं। वे पदार्थ जिनके अणुओं के बीच अधिकतम अंतराण्विक बल काम करता है, जिनका आकार और आकृति निश्चित होता है, जिनका आयतन भी निश्चित होता है, जो तीनों तरह के फोर्स को सहन कर सकते हैं, सॉलिड कहलाते हैं। द्रव की परिभाषा क्या है? जिनमें अंतराण्विक बल ठोसों से कम होता है, जिनका आकार आकृति है निश्चित होता है, जिनका आयतन निश्चित होता है, वे तनाव बल और कंप्रेसिव बल को विशेष स्थिति में सहन करते हैं और वे कर्तन बल को भी सहन कर सकते हैं। ये क्या होता है? गैस जिनके अंतराण्विक बल बहुत कम होता है, आकार आकृति आयतन तीनों ही निश्चित होते हैं, वे तनाव और कर्तन बल को सहन नहीं करते, बस केवल दबाव बल को ही सहन करते हैं, अर्थात कंप्रेसिव लोड को ही सहन कर पाते हैं। ये होती है डेफिनेशन। क्लियरिटी आ गई? ये था पहला मामला हमारा कि हम किसी पदार्थ को उसके अणुओं के बीच लगने वाले अंतराण्विक बल के आधार पर किस प्रकार क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरी क्लासिफिकेशन देखेंगे, बस ये आज का आखिरी टॉपिक होगा हमारा। दूसरी क्लासिफिकेशन किसकी? मैटर की। मैटर को हम दूसरे आधार पर बांटते हैं, उसके व्यवहार के आधार पर। व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण। व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण। व्यवहार के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक होता है ठोस और एक होता है फ्लूइड। फ्लूइड को बोलते हैं हिंदी में तरल। एक होता है सॉलिड और एक होता है फ्लूइड। यानी किसी मैटर के व्यवहार के आधार पर हम उसे दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक का नाम है सॉलिड और एक का नाम है फ्लूइड। एक का नाम है ठोस, एक का नाम है तरल। समझो, हमारे पास दो पदार्थ हैं। एक पदार्थ ऐसा है जो बह सकता है, जिसका फ्लो हो सकता है, जो बह सकता है। एक पदार्थ ऐसा है जो नहीं बह सकता। जो नहीं बह सकता वो सॉलिड है और जो बह सकता है वो तरल है। गैस बह सकती है, गैस का फ्लो हो सकता है, गैस एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है फ्लो होकर। वेपर भी फ्लो हो सकती है, वाष्प भी फ्लो हो सकती है, और द्रव को अगर तुम कहीं छोड़ दो तो वो बह सकता है, अपने आप ही फ्लो हो सकता है। यानी ठोस क्या है? जिनका फ्लो नहीं हो सकता, और तरल क्या है? जिनका फ्लो हो सकता है। तो डेफिनेशन क्या होगी? एक बता रहा हूं मैं तुम्हें। वे पदार्थ जो सामान्य तापमान पर बहने की क्षमता नहीं रखते हैं, सॉलिड कहलाते हैं। वे पदार्थ जो सामान्य तापमान पर बहने की क्षमता नहीं रखते हैं, क्या कहलाते हैं? सॉलिड कहलाते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? वे पदार्थ जो सामान्य ताप पर बहने की क्षमता रखते हैं, नहीं रखते की जगह क्या आ जाएगा? रखते हैं। वे पदार्थ जो सामान्य ताप पर बहने की क्षमता रखते हैं, वे कहलाते हैं तरल या फ्लूइड कहलाते हैं। ये हुई हमारी बेसिक डेफिनेशन। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? हमें केवल फ्लूइड का अध्ययन करना है। अगर तुमने शुरुआत में सुना होगा, हमें सॉलिड नहीं पढ़ना, हमें किसको पढ़ना है? फ्लूइड को। फ्लूइड दो प्रकार के बताए थे, हाँ या ना? तो हमें यहाँ फ्लूइड का अध्ययन करना है। फ्लूइड क्या है? वे पदार्थ जो सामान्य तापमान पर बहने की क्षमता रखते हैं, उन्हें कहते हैं फ्लूइड, उन्हें कहते हैं हम तरल। ये भी एक डेफिनेशन है तरल की, क्या? कि वे पदार्थ जो सामान्य ताप पर बहने की क्षमता नहीं की जगह क्या जगह रखते हैं, फ्लूइड कहलाते हैं। ये तो एक तरह की सिंपल डेफिनेशन होगी। अगर तुम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देना चाहो और इस बात को भी इसमें जोड़ना चाहो तो कैसे देंगे डेफिनेशन? हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि शियर फोर्स के कारण ही कर्तन बल के कारण ही किसी फ्लूइड का फ्लो होता है, किसी द्रव का फ्लो होता है। तो फ्लूइड क्या है? तरल क्या है? तरल वे पदार्थ होते हैं जो कर्तन बल के प्रभाव में आकर लगातार बहते रहते हैं। तरल वे पदार्थ होते हैं जो किसी कर्तन बल के प्रभाव में आकर लगातार बहते रहते हैं। ये भी एक डेफिनेशन है, लेकिन जो मैं ये लिखने जा रहा हूँ ये टेक्निकल डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? तरल वे पदार्थ होते हैं जो कर्तन बल के प्रभाव में
कर्तन बल के प्रभाव में लगातार बहते रहते हैं, लगातार बहते रहते हैं। तरल वे पदार्थ होते हैं जो कर्तन बल के प्रभाव में लगातार बहते रहते हैं। ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हमने तुम्हें बताने का प्रयास करा कि हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स पैदा कहाँ से हुई, वो मैकेनिक्स से ही निकल के आई है। हाइड्रोलिक्स में क्या पढ़ना है, द्रव का अध्ययन करना है, और न्यूमेटिक्स में हमें गैस का अध्ययन करना है। दोनों को मिलाकर कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हम तरल का अध्ययन करते हैं। क्लियरिटी आ गई। यहाँ से अगली वीडियो में जो हम बात करेंगे केवल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड का वर्गीकरण कैसे करते हैं, फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं, हम केवल इनकी बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।